हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग क्लास 2 डिस्कस करेंगे। क्लास 2 में झारखंड के इतिहास को हम लोग जानेंगे और इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, साथ ही साथ हम लोग जान लेंगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। तो फ्रेंड, ये जो क्लास 2 होने वाला है एक लंबा क्लास हो सकता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इसको पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे से इसको आप देख लेते हैं और एग्ज़ाम में, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों या झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, ये जो होगा, अगर आपने पहले बुक पढ़ी है तो आप जो होगा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं भी पढ़ी है तो ये एमसीक्यू जो होगा आपके एग्ज़ाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो होंगे क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि झारखंड का प्राचीन इतिहास यानी झारखंड का नामकरण। तो दोस्तों, इत्मीनान के साथ आप आराम से बैठ जाइए और जो है ध्यान से इन सारे क्वेश्चनों को सुनिए। आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। आगे हम बात करें कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर किया गया। यह ताम्रपत्र ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का नाम, राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो अगर बोला जाए कि आखिर राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो ध्यान रखिएगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड, राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो झारखंड का नाम यहाँ के प्राकृतिक रूप से विद्यमान वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा। झारखंड की उत्पत्ति 2 शब्दों झार और खंड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश के नाम से, कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है, यानी ऑप्शन अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा
कीकट प्रदेश के नाम से। किस नाम से? कीकट प्रदेश के नाम से। ध्यान रखेंगे, कीकट प्रदेश के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश, अथर्ववेद में इसे उव्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा गया है। वहीं विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है और भागवत पुराण में इसे कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजाति के लिए ध्यान रखेंगे असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? असुर शब्द का। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अकबरनामा में कोकरा, आईने अकबरी में खंकर का, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा। मुगल काल के दौरान झारखंड को खूखरा, कुकरा, कोकरा के नाम से जाना जाता था। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में झारखंड का नाम झारखंड का उल्लेख मिलता है, यानी झारखंड राज्य का नाम झारखंड के रूप में ही मिलता है। सियार उल मुतखरीन की बात करें तो उसमें भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड, तारीख ए बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अभी हम लोगों ने जाना था कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया है। अगला है भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भगवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो किस में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कुछ कूट दिए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि किन में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत की बात करें तो पद्मावत में झारखंड का उल्लेख मिलता है। वहीं कबीर के दोहे की बात करें तो इनमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि तारीख ए फिरोज शाही की, तो इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। और तारीख ए बांग्ला की बात करें तो इसमें भी झारखंड का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बांग्ला और कबीर के दोहे और पद्मावत, इनमें जो है झारखंड का नाम झारखंड के ही रूप में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीख ए फिरोज शाही और 13वीं सदी के ताम्रपत्र, साथ ही साथ तारीख ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा झारखंड का जो है उल्लेख कुकुटलाड के नाम से किया गया है। फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाड कहा था। अगला है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कलिंद देश के नाम से पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इतिहासकार बुकानन ने काशी से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण क्षेत्र को झारखंड के नाम से वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस
बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। तो महाभारत काल में झारखंड जो है किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड पहले चुटिया नागपुर और बाद में नई सीमाओं के साथ छोटा नागपुर के नाम से प्रतिस्थापित हुआ। अगला है कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, किशुनपुर में था। कहाँ था? किशुनपुर में था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो अगर पूछ दिया जाए कि रांची का पुराना नाम क्या है, तो किशुनपुर याद रखना है। 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे अब रांची के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश के नाम से करी गई है। किस देश के नाम से? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशु भूमि नाम से की गई है। महाभारत में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता था। इसके संकेत देखने को मिलते हैं। अगला है अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। अटावी या आठवीं के नाम से संबोधित किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश के नाम से संबोधित किया गया है। मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला है निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो भक्ति काल के कवि कबीर दास ने जो है अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास। अगला है आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन से नाम का प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकर का और कोकरा, क्या खंकर का आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकर का, ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खंकर का प्रयोग किया गया है। आगे अगर हम बात करें, अगला है नेक्स्ट है अपना वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वेनसांग की बात करें तो ये आपको पता है कि ये चाइनीज ट्रेवलर था, और ये जो है जब राजमहल की यात्रा पर था तो झारखंड के राजमहल में ही इसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई। राजा हर्षवर्धन उस समय राजा था, तो उससे इसकी मुलाकात होती है। और वेनसांग जो है जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है उसमें झारखंड को किलो नासू फालाना के नाम से इसे बताता है, इसे लिखता है। तो अगला है कि मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा और खुकरा प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा भी और खुखरा भी दोनों नाम से इसको जाना जाता था। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बा में कांकजोल के नाम से जाना जाता था? तो इन्होंने क्या बोला? तो ध्यान रखना है
कि इन्होंने कहा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। तो ये संथाल परगना का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? संथाल परगना प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में इसे कांकजोल के नाम से जाना गया। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? झारखंड को कर्क खंड के नाम से जनजातियों की बाहुलता के कारण इसे कर्क खंड के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड को कर्क खंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झारखंड में आज भी आप देखेंगे तो 26.2% यहाँ पे जो है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अन्य जातियों के कंपेयर में सबसे अधिक हैं। इसीलिए जनजातियों की बाहुलता के कारण इसे कर्क खंड के रूप में जाना गया। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल में पहला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में पूरा पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया? तो हजारीबाग जिले में पूरा पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन की बात करें तो ये 1991 में कराया गया। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन 1991 में कराया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो ध्यान रखना है कि चाईबासा में जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, दरगाम। क्या नाम है? दरगाम। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल दरगाम चाईबासा में स्थित है। आगे हम बात करें, सुमेलित करना है इनमें। तो सबसे पहले सुमेलित करना है तो नक्षत्र के चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो इसको से मिले हुए हैं। पत्थर के स्लेट की बात करें तो ये बुर्जू से प्राप्त हुए हैं और लोहे की आरी बसिया से प्राप्त हुई है। नक्षत्र के जो चित्र मिले हैं वो इसको से प्राप्त हुए हैं। पत्थर की स्लेट की बात करें तो बुर्जू से प्राप्त हुई हैं और वहीं हम बात करें लोहे की आरी की तो लोहे की आरी बसिया से प्राप्त हुई है। लोहे की आरी बसिया से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, दरगाम गांव डैश कालीन स्थान है। तो दरगाम गांव जो है ये मध्य पाषाणकालीन स्थान है। मध्य पाषाणकालीन झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला है, किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के इसको से। पूरा पाषाणकालीन स्थल इसको हजारीबाग से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। यहाँ से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुदा सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा इसको हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पाषाण काल के। तो झारखंड से पूर्व पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना डी। अगला क्वेश्चन है कि सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोनगरा। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के बोनगरा क्षेत्र से हाथ से बनी मृदभांड
पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर आदि प्राप्त हुए हैं। अगला आ जाइए, अगला है अपना कि यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कब्रगाह के अवशेष की बात करें तो कब्रगाह के अवशेष ध्यान रखिएगा ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? लूपगढ़ी से। कहाँ से? कब्रगाह के अवशेष जो हुए हैं वो लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। वहीं हम बात करें कि आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर जो है वो इसको से मिला है। और तांबे की 49 खानों के अवशेष, तांबे के 49 खानों के अवशेष की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये मिला है बाहरगंडा से। तो तांबे के 49 खानों के अवशेष बाहरगंडा के हो जाएंगे। और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति मिली है वो पलामू जिले से मिली है। कहाँ से? पलामू से। तो इस तरह से अपना जो आंसर हो जाएगा। अब अपना यहाँ पे देख लीजिए कि कब्रगाह के अवशेष जो हैं वो लूपगढ़ी से मिले हुए हैं और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति पलामू किला से मिली हुई है। और तांबे की 49 खानों के अवशेष बाहरगंडा जो हजारीबाग का हिस्सा है वहाँ से प्राप्त हुआ है। आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर जो है वो झारखंड के इसको से प्राप्त हुआ है। अगला आइए, अगला है कि द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में कब से माना जाता है? तो द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत आपको स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। और फिर कहा गया कि लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, लेकिन दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मन के, नामकुम से, नामकुम की बात करें तो नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख नहीं बल्कि यह अभिलेख गलत है, शिवलिंग मिले हैं। क्या मिले हैं? तो शिवलिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देखिए, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुए हैं। तो हजारीबाग से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी प्राप्त हुई है। तो तीनों सही है। वो पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है? असत्य कोई नहीं है। आप कह दीजिए कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, है ना। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसको की बात करें तो इसको में बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है। लेकिन कब्रगाह के अवशेष अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि ये लूपगढ़ी से प्राप्त हुआ है, न कि ये इसको से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अपना जो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है कि झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो है झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो है वो क्या है उसी को आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये 10,11,000 ईसा पूर्व तक का
के काल का है। तो झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य 10,11,000 ईसा पूर्व तक का ये है। तो इसका आंसर अपना ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कांसे का प्याला, आपसे बोला जा रहा है कि कांसे का प्याला जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लोहरदग्गा से मिला है। कहाँ से? लोहरदग्गा से। वहीं बाण के फलक की बात करें तो बाण के कांसे का प्याला लोहरदग्गा, बाण के फलक नामकुम, दुर्लभ शैलचित्र, दुर्लभ शैलचित्र की हम बात करें तो ये बोनगरा। कहाँ से? दुर्लभ शैलचित्र जो है बोनगरा और पत्थर के मन के भवनाथपुर। तो मेरे साथ याद कीजिए, कांसे का प्याला लोहरदग्गा, बाण के फलक की बात करें तो नामकुम, दुर्लभ शैलचित्र बोनगरा और पत्थर के मन के भवनाथपुर, ये ध्यान रखना है। अगला आइए अगले क्वेश्चन की बात अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कांसे का प्याला हमें लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है, बाण के फलक नामकुम से, दुर्लभ शैलचित्र बोनगरा से, पत्थर के मन के भवनाथपुर से। अगला है झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो झारखंड के, ध्यान रखिएगा, पांडु से, झारखंड के पांडु से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। अगला है झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजार, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभकर्ता असुर और बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आगे हम बात करें विद्वानों ने पूरा पाषाण काल का निर्धारण किया है। तो विद्वानों ने पूरा पाषाण काल का निर्धारण 10,11,000 ईसा पूर्व तक के काल को किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष ये पूर्व पाषाण काल के हैं। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम वहीं पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाण काल मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान लोगों को नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड में ताम्रपाषाण, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान है? तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सिंहभूम। कौन सा है? तो सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त जो हुए हैं हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग इसका आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के हजारीबाग जिले से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्रखुदा सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये पांडु से महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कि मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश एवं तांबे के औजार और 4 पाए वाली पत्थर की चौकी पांडु से प्राप्त हुई है। अब फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये झारखंड जो है पांडु
झारखंड जो पांडु है, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिली है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसको यानी हजारीबाग, इसको से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है, ध्यान रखिए, अगला कहा गया कि बारटोला, रूपगंडी, चाकाहात्री और मरांग हादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी, मुरुंद, पोखरा आदि स्थानों से नवपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त स्थान किस जिले में हैं? तो ये सभी स्थान जो हैं वो रांची जिले में हैं। यानी बारटोला, रूपंगडी, चाकाहात्री और मरांग हादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी 12 सितंबर 2007 का नवगठित जिला, मुरुंद, पोखरा आदि स्थान रांची जिला से जुड़े हुए हैं, जहां नवपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। रांची जिले से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला है, हजारीबाग स्थित पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको के संबंध में भूल भुलैया जैसी आकृति यहाँ मिली है, आदि मानव के निर्मित शैलचित्र भी यहाँ से मिले हैं और चित्र दीर्घा मिले हैं। ये सभी आंसर सभी ये सही है। अगला है, दुमका के किस स्थान से मध्यपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं? तो दुमका के भेलाडीह, बांदरकोला और अमरापड़ा, तो भेलाडीह, बांदरकोला और अमरापड़ा इन सभी जगहों से मध्यपाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। दुमका के भेलाडीह, बांदरकोला एवं अमरापड़ा से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर में से पाए गए हैं? तो नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 12 के 12 हस्तकुठार छोटा नागपुर से पाए गए हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के, ध्यान रखिएगा, गुमला, रांची, लोहरदगा इन सभी जिलों के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के गुमला, रांची एवं लोहरदगा जिले के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रामगढ़ के किस स्थान पर पुरापाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं? रामगढ़ के किस स्थान पर पुरापाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी, करहरबरी और बरगुंडा, ये सभी। तो रामगढ़ के दामोदर घाटी, करहरबरी एवं बरगुंडा स्थान पर पुरापाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल इस काल के लोग आखेट एवं खाद्य संग्राहक थे, कृषि ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। अगला है, सिंहभूम के दोगुनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिए कि किस काल से ये संबंधित हैं? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल और चकुलिया ये क्षेत्र जो हैं नवपाषाणकालीन क्षेत्र हैं और झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में
आग का उपयोग तथा कुंभकारी प्रारंभ हो चुका था और इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत भी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थल से कांसे के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली हुई है? झारखंड के किस स्थल से कांसे के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये मूरद नामक स्थान से, झारखंड के मूरद से कांसे के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। अगला है चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के संदरी स्थान से पुरातत्विकालीन क्या मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मिला है मेगालिथ पत्थर। क्या मिला है? तो मेगालिथ पत्थर यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला, अगर हम बात करें कि कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुर जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का निर्माता माना जाता है। अगला है सुमेलित करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बेनू सागर से आपको क्या मिला हुआ है? तो बेनू सागर की बात करें तो बेनू सागर से हमें जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। किसकी? जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहीं हम बात करें रूपगढ़ी से तो कब्रगाह के अवशेष मिले हुए हैं। बाहर गंडा की अगर हम बात करें तो बाहर गंडा से अभी कुछ देर पहले देखा था कि 49 खानों के अवशेष मिले हुए हैं और भवनाथपुर गढ़वा से हिरण भैंस के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बेनू सागर से जैन की मूर्तियाँ, भवनाथपुर यानी गढ़वा में है ये, और यहाँ से हिरण भैंसा का चित्र मिला है। बाहर गंडा से 49 खानों के अवशेष और रूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि सिंहभूम के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? तो सिंहभूम के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? तो भेड़ाडीह, अंधारी और चुकलिया, ये सभी इसके आंसर अपने हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से नवपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से नवपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी, तमाड़ और मारांग हाटू। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, खूंटी, तमाड़ एवं मारांग हाटू स्थानों से नवपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना बुद्धूडीह, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासी कीर, कांकेर सोला, रीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थान किस जिले में है? तो उपरोक्त स्थान दुमका जिले में है। यानी ध्यान रखेंगे कि बुद्धूडीह, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासी कीर, कांकेर सोला और रीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त स्थान कहाँ पे है? तो दुमका जिले में है। अगला है कि झारखंड से प्राप्त मध्य पाषाणकालीन सामग्रियाँ किस संस्कृति से संबंधित हैं? तो झारखंड से प्राप्त मध्य पाषाणकालीन सामग्रियों की बात करें तो ये लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की सामग्रियाँ लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल से संबंधित जिले दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आदि हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
अपना आएगा धार्मिक आंदोलन। अब क्या देखेंगे दोस्तों, धार्मिक आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलान करना है मूर्तिया गांव। तो मूर्तिया गांव कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मूर्तिया गांव पलामू में है। वहीं हम बात करें कि बहोरनपुर, बहोरनपुर कहाँ पे है, तो बहोरनपुर जो है ये हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ पे, हजारीबाग में। ध्यान रखिए, मेरे साथ बोलिए, मूर्तिया गांव पलामू में है और बहोरनपुर कहाँ पे है, हजारीबाग में। वहीं कटुंगा गांव की बात करें तो कटुंगा कहाँ पे है, तो गुमला में है। क्या है, कटुंगा, ग लास्ट में एंड हो रहा है तो गुमला में है। मूर्तिया गांव की बात करें तो पलामू में हो गई। और जब हम बहोरनपुर की बात कर रहे हैं तो बहोरनपुर हजारीबाग में हो गया। और बेलवा दाग बच गया, तो बेलवा दाग कहाँ पे है, खूंटी में। तो ध्यान रखना है। आगे हम मूर्तिया गांव की बात करें तो मूर्तिया गांव पलामू में, बहोरनपुर हजारीबाग में, कटुंगा गांव गुमला में और बेलवा दाग खूंटी में अवस्थित है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला है कि खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो खूंटी जिला के, ध्यान रखिएगा, बेलवा दाग, खूंटी जिला में अवस्थित बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेलवा दाग। अगला है बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ, तो वज्रयान शाखा जो विकसित हुआ। बंगाल में पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। साथ ही झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन हम जो देख लेते हैं कि ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या बोला गया है, कहा गया कि झारखंड के, ध्यान रखिएगा, झारखंड के दियापुर दालमी, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है, तो यह स्थान जो है धनबाद जिले में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, दियापुर दालमी नामक स्थान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है तथा बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है, तो निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है, तो डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक में झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि यानी जन्मस्थली झारखंड को उन्होंने बताई है। अगला है, यहाँ पे बौद्ध कालीन स्थल हैं और जिला है, तो पटम्बा गांव जो बौद्ध कालीन स्थल है ये जमशेदपुर में है। पटम्बा गांव की बात करें तो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। ईचागढ़ की बात करें तो ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है। और दियापुर दालमी की बात करें, किसकी बात करें, दियापुर दालमी की, तो दियापुर दालमी अपना धनबाद में है। और सीतागढ़ा पहाड़ की बात करें तो ये हजारीबाग में है। कहाँ पे है, हजारीबाग में। अगला चलिए यहाँ देख सकते हैं, पटम्बा गांव जमशेदपुर, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां, दियापुर दालमी धनबाद और सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जानते ही हैं कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, 2 बजे के आसपास मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको
जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इसकी सूचना प्राप्त होती रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी। तो कनिंघम के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम के द्वारा करी गई थी। अगला है निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो रांची के आसपास के क्षेत्र से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किस राजवंश के सिक्के हैं। तो कुषाण राजवंश के। किस राजवंश के? कुषाण राजवंश के। अगला है धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो धनबाद में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। तो ध्यान रखिएगा यह दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा यानी पुरुलिया के निकट से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान से बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर भी निर्मित है। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। तो गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। तो आंसर हो जाएगा कटुंगा गांव से। गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है तथा हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है। तो रांची संग्रहालय में इसे रखा गया है। अगला है सुमेलित करना है। ये बौद्ध कालीन कुछ स्थल हैं और स्थान से सुमेलित करना है। तो चलिए इनको हम लोग देखते हैं। तो पहला अपना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला है बौद्ध स्मारक। क्या है? बौद्ध स्मारक। तो बौद्ध स्मारक जो है ये कहाँ है। तो बौद्ध स्मारक का हो जाएगा धनबाद। बौद्ध स्मारक कहाँ पे है? धनबाद में। बौद्ध स्तूप की बात हो रही है तो करुआ गांव। कौन सा गांव? बौद्ध स्तूप हो जाएगा करुआ गांव। और बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हजारीबाग से। और बौद्ध विहार की बात करें तो बौद्ध विहार कहाँ से मिला है? तो खूंटी से। और बुद्ध की 2 प्रतिमा पटम्बा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बौद्ध स्मारक धनबाद, बौद्ध स्तूप करुआ गांव, और करुआ गांव धनबाद में ही है। और बुद्ध की प्रशस्तर मूर्ति हजारीबाग में और बौद्ध विहार खूंटी में, और बुद्ध की 2 प्रतिमा पटम्बा से प्राप्त हुई हैं। अगला है कि जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। तो जमशेदपुर के पटम्बा नामक गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। अगला है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो झारखंड के ईचागढ़ नामक स्थान से। ईचागढ़ कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये सरायकेला खरसावां में है। यहाँ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत जो है झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। आगे हम बात करें तो पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह
शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू जिले के मोतिया गांव नामक स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो पलामू जिला के मूर्तिया गांव ध्यान रखना है। अगला है तारा की मूर्ति। तारा की अगर मूर्ति की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तारा की मूर्ति जो है वो ईचागढ़ कहाँ से, ईचागढ़। 4 आकृतियों वाला एक स्तूप, तो 4 आकृतियों वाला एक स्तूप क्या हो जाएगा, इसका मिलान सीतागढ़ पहाड़ पे मिला है। और खंडित बुद्ध मूर्ति जो है वो घोलमारा हो जाएगा और बौद्ध स्तूप जो होगा करुआ गांव हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप, तारा देवी की मूर्ति ईचागढ़, 4 आकृतियों वाला एक स्तूप सीतागढ़ पहाड़, और खंडित बुद्ध मूर्ति घोलमारा से, और बौद्ध स्तूप जो है वो करुआ से। अब जैन धर्म को देख लेते हैं कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो झारखंड के ध्यान रखिएगा पारसनाथ पहाड़ी को, पारसनाथ की पहाड़ी जो कि गिरिडीह में है, उसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है और ये जैन धर्म का झारखंड में प्रमुख तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई की अगर पूछी जाए तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्माण कब हुआ, तो इनका निर्माण की बात करें तो 23वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे, इनका निर्माण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ। और कब हुआ, तो ध्यान रखना है ये 717 ईसा पूर्व में हुआ। अगला है पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये हनुमान गांव, पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के हनुमान गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला है कि झारखंड के बेनुसागर यानी पश्चिमी सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड के बेनुसागर यानी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है ये, और यहाँ से ध्यान रखिएगा जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या, जैन मूर्तियाँ। अगला है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो आंसर अपना हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला क्वेश्चन है कि जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बी बॉल। कौन है, बी बॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। तो निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। अगला है लोरे ये यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। लोरे ये यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसुओं की नदी। लोरे ये यदगा का मतलब ही होता है आंसुओं की नदी। अगला है कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं। तो कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के
प्रसार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सम्मेद शिखर जी पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह में। आगे आइए, अगला है अपना यहाँ जैन धर्मकालीन ये स्थल हैं और यहाँ पे जैन धर्म कालीन ये जगह हैं और यहाँ पे स्थान है। तो हनुमांड गांव की बात करें तो ये जैन धर्मकालीन स्थल है और ये कहाँ पे है, किस स्थान पे ये स्थित है? तो ध्यान रखना है कि ये बोला गया है कि कहाँ पे स्थित है। तो हनुमांड गांव जो है ये पलामू में स्थित है। कहाँ पे? पलामू में। बेनूसागर की बात करें तो कई बार हम लोगों ने जान लिया ये सिंहभूम में है। और कोल्हुआ पहाड़ की बात करें तो ये चतरा में है। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे है? चतरा में। और पारसनाथ जो है गिरिडीह में है। पारसनाथ की पहाड़ी ये तो फेमस है। हनुमांड गांव पलामू, बेनूसागर सिंहभूम, कोल्हुआ पहाड़ चतरा और पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह। अगला है कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। तो जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, असत्य बोला गया है, ये बिल्कुल सत्य है। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि हनुमांड गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जो झारखंड के चतरा जिले में है। तो ये झारखंड के चतरा जिले में हनुमांड गांव नहीं है, अभी आपको बताया कि पलामू में है। तो ये चतरा ये कह रहे हैं तो चतरा नहीं होगा, ये पलामू हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, ये भी सत्य है, केवल सी गलत है। अगला है अपना क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा, नेमिनाथ थे। कौन थे? नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ पहले जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है सड़क। सड़क का अर्थ क्या है? तो सड़क के अर्थ की बात करें तो सड़क का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सड़क कहा जाता था। तो सड़क का अर्थ होता है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। अगला है जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है पर निर्वाण प्राप्त किया? तो जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के 21 तीर्थंकर के नाम से पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है। तो जैन धर्म के पार्श्वनाथ तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य काल एवं हर्ष काल, किसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य काल और हर्ष काल को। तो पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया। कौन सा? कुकुट देश के नाम से संबोधित किया। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका रहा होगा।
आगे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए देता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए हाथी देता था। क्या देता था? हाथी देता था। अगला है अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड की चर्चा अटावी देश के नाम से करी है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आटवी प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। अगला है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम था यानी झारखंड के क्षेत्र में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक अधिकारी भेजा था, जिसका नाम रक्षित था। क्या था? रक्षित था। अगला है निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरे धर्म का जो है आचरण करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये कौन से शिलालेख में लिखा गया है? तो ये अशोक सम्राट के कलिंग अभिलेख संख्या 2 में जो है अशोक ने ये लिखा है। तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने लिखा है और अशोक सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला है कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो कलिंग राज खारवेल की अगर हम बात करें तो ये झारखंड के ही रास्ते मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। तो कलिंग राज खारवेल ने झारखंड के रास्ते से मगध पर विजय हासिल की। अगला है कि झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के झारखंड के रांची से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रांची से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटानागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इसे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था, सही है। सिंह भूमि में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। चाईबासा में इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये सब सही है। चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्के, सिंह भूमि से रोमन सम्राटों के सिक्के और कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इस क्षेत्र पर अधिकार था, ये सभी यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी
आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है, ये सही है। हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं, ये भी सही है। सतगांवा में दर्जनों मंदिर के अवशेष जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि बोला गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है, तो यही गलत है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया मंदिर के अवशेष पलामू में नहीं प्राप्त हुए हैं और ये कह रहे हैं मिले हैं, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है, ये आपका सत्य कथन है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कोसल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, ये भी सही है, यानी सभी स्टेटमेंट अपने सही हो जाएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था? तो समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? तो मदन राय, प्रताप राय और कंदर राय, ये सभी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो मदन राय, प्रताप राय, कंदर राय, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला है कि 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध पर अधिकार कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शशांक। क्या हो जाएगा? 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराया और मगध पर अधिकार कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जो जयनाग था उसके अधीन संथाल परगना था और उसी का सेनापति कौन था? शशांक, जिसने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध पर अधिकार कर दिया। तो ये ध्यान रखना है। अगला है अपना क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन से अधिकारी की नियुक्ति करी थी? तो चंद्रगुप्त ने जनजातियों के नियंत्रण हेतु आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति करी थी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला कहा गया कि हर्षवर्धन के समय आए वेनसांग ने इस क्षेत्र को किदोनासु फालाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा, बिल्कुल सही है। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है, ये भी सही है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपना ये सारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के ध्यान रखिएगा सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। ज्ञातव्य है कि चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहीं रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के और चाईबासा से ध्यान रखिएगा इंडो-सीथियन सिक्के, और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि रोमन सिक्के तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध का जो राजा जीवगुप्त सेकंड था उसको जो है झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। अगला है, निम्न में से किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना है चाईबासा से। चाईबासा से अभी हम लोगों ने देखा था कि सिंहभूम से रोमन के सिक्के, रांची से कुषाण कालीन सिक्के और चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक ने कहा गया है कि मौर्य सम्राट अशोक ने
किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा करी है? तो मौर्य सम्राट अशोक ने, अगर हम बात करें तो 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा करी है। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो चर्चा है वो इंद्रवाहक नामक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। सही है। पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। ये भी सही है। पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था। सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो इसका आंसर जो होगा वो आर रामा शास्त्री। क्या हो जाएगा? आर रामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार आर रामा शास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। निम्न में से कौन से मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था आपसे बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणापथ। कौन सा? दक्षिणापथ जो मार्ग है वो झारखंड से होकर गुजरता था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? तो गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। गुप्त काल में झारखंड के हजारीबाग जिले में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे। अगला है, झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो आंसर हो जाएगा बुकरू यानी रांची से। झारखंड के बुकरू यानी पिठौरिया से गुप्तकालीन कुआं प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया मौर्य काल एवं हर्ष काल। तो वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को परेशानी होती है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास, जिसमें सल्तनत काल, मुगल काल और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है उत्तर मुगल काल को अगले वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एप्रिसिएशन देनी हो तो भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी बात ज़रूर रखें, हमें खुशी होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। टेक